हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि भारत की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशंस तो है ही, और इनफैक्ट भारत की काफी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। मगर हम भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चाइना और पाकिस्तान के बारे में भी जानते हैं, और हम सभी ये भी जानते हैं कि इन्हें इंडिया की इस लगातार सक्सेस से कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, और इनकी जेलिसी में जो बची हुई कमी थी वो इंडिया के चंद्रयान 3 ने पूरी कर दी। मगर इंडिया के दुश्मनों की लिस्ट में टर्की भी शामिल हो गया है, जिसे हम फ्रेंडली कंट्री तो नहीं ही कह सकते हैं। हाल ही में टर्की की तरफ से भारत के इंटरनेशनल मैटर में जिस तरह से टांग अड़ाया गया है और पाकिस्तान का जिस तरह से टर्की ने सपोर्ट किया है, उसे देखकर तो यही लगता है कि टर्की ने इंडिया से दुश्मनी करने की ठान ही ली है। और ये वही लोग हैं जिसकी इंडिया ने सबसे पहले हेल्प की थी, और ये कभी सुधरने वालों में से नहीं है। और इस तरह के टू फेस्ड कंट्री की हेल्प करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। खैर चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। चलिए आज एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करते हैं जहाँ पर एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, और दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल इसी कंट्री में होती है, और यहाँ पतंग उड़ाना मना है। Uçurtma uçurtmak yasak, 4 değil. और वो 4 नहीं बल्कि 6 सीजन देखते हैं। कुछ सिटीज में हवा इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है कि वहाँ पर बिताया गया एक दिन पूरा दिन स्मोकिंग करने के बराबर है, और वो 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस और 844 डिफरेंट बोलियां बोलते हैं। Ve 844 farklı lehçe. बिलीव मी, मैंने काफी सारे गिने हैं। Çok daha fazlasını da sayarım ancak içeriğin girişinde dikkat. हालांकि मुझे लगता है कि ये जो डिटेल्स है जिसे मैंने कंटेंट के इंट्रोडक्शन पर आपका अटेंशन पाने के लिए कलेक्ट किया है वो इनफ है। जी हाँ, मैंने जिस कंट्री की यहाँ पर बात की है वो भारत है, और अंदाजा लगाइए कि इस हफ्ते क्या हुआ है। 1.486 बिलियन लोगों के साथ भारत दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है, और ये डेटा यूनाइटेड नेशन का है। और इसके मुताबिक चाइना जो है वो अब गद्दी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। Görünüyor. Bu içerikte size Hindistan'ı daha और इस कंटेंट में मैं भारत के बारे में बेहतर तरीके से समझाने का वादा करता हूँ। क्या कोई नई सुपर पावर हमारा वेट कर रही है? हम इसकी इकोनॉमी, मिलिट्री सिचुएशन और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? मैंने उन सभी के बारे में पता लगाया है, और मैं इसके बारे में बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम इसे स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड और वेट करेंगे, क्योंकि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। GZT टीम के रूप में हमारी एवरेज एज 25 से कम है, और हम आपके लिए यूनिक और ओरिजिनल कंटेंट तैयार करने का ट्राई कर रहे हैं। olmanız मैं आपको एडवांस में थैंक यू कहता हूँ, और कंटेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ भारत की बात करेंगे, और इस कंट्री का जो नाम है वो पर्सियन नाम इंदुस से लिया गया है, और ये नाम इंदुस रिवर और उसके एनवायरन से आया है, और उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में उनका नाम भारत बताया गया है। और इसकी सीमा नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में चाइना और ईस्ट में म्यांमार से लगी है। komşular. Toplam 28 eyalete ve 7 और हम टोटल 28 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज वाले एक फेडरल रिपब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। और हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन में इंक्रीज उन कारणों में से एक है जिसने हमें ये कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित किया है। एक रिपोर्टर के रूप में हम करंटली दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री के टाइटल में बदलाव को स्किप नहीं कर सकते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में नंबर 1.486 बिलियन को मेंशन किया है, और इस पर्याप्त पॉपुलेशन में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि 1991 से 2001 के बीच हुआ है, और इस पीरियड में पॉपुलेशन में 31.2% की वृद्धि हुई है। जहाँ कंट्री की 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी, वहीं पर 40% लोग सिटीज में रहना प्रेफर करते थे। 40'lık bir oran ise yaşamak için kentleri tercih ediyor. Okur yazı महिलाओं के लिए लिटरेसी रेट 64.9% और पुरुषों के लिए 82.6% है। जब इस टोटल पॉपुलेशन का अनुपात निकाला जाता है तो हमें 71.2% का डेटा मिलता है, और 2011 में डेटा के अनुसार भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, 9.8'i Hinduizme और inanıyor. जबकि कंट्री में मुस्लिम का रेट 14 से 23% है, और बाकी रिलीजन्स के लोग 3% से ज्यादा नहीं है। इंडियन सिनेमा, इंडियन फूड, डांस और म्यूजिक भी कई डिफरेंट फीचर्स के साथ ग्लोबलाइज्ड है। तो Farklı özelliğiyle globalleşmiş durumda. Peki, क्या भारत दुनिया की नई सुपर पावर बन सकती है? सबसे पहले चलिए सुपर पावर के कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन को देखते हैं। सुपर पावर से मेरा मतलब उन कंट्रीज से है जो इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट प्लेस पर हैं, जो दुनिया भर के इवेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और पावर यूज कर सकते हैं। और आज कई एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग akademisyene göre süper güç tanımını karşılayan एकमात्र कंट्री जो सुपर पावर के डेफिनेशन को पूरा करता है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हालांकि जब पोटेंशियल सुपर पावर को मेंशन किया जाता है तो रशिया और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज या चाइना और इंडिया तुरंत दिमाग में आता है, और इस पॉइंट पर यह जरूरी है कि हम इंडियन इकोनॉमी पर एक नजर डालें। burada kritik यहाँ पर क्रिटिकल डेट 1991 है। उस साल तक सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में डिस्क्राइब की जा सकने वाली पॉलिसीज से लिबरल इकोनॉमी में ट्रांजिशन किया गया था, और इस इवेंट के 4 साल बाद 1 जनवरी 1995 को कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया, और ये गेम चेंजिंग डिटेल में से एक है। bu da oyunu değiştiren detaylardan biri diyebiliriz.
Reformlar başladı. जब रिफॉर्म स्टार्ट हुआ यानी कि 1991 में भारत की इकोनॉमिक साइज 270 बिलियन डॉलर थी और अब 2021 में ये बढ़कर 2.7 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इंडियन इकोनॉमी 30 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। Büyüdü. IMF के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक भारत दुनिया के 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी को देखें तो हम चाइना और यूएसए के ठीक बाद भारत को देखते हैं। इंडिपेंडेंट असेसमेंट एजेंसीज द्वारा प्रकाशित की गए आंकड़ों के अनुसार कंट्री ने पिछले 20 सालों में एवरेज 5.8% ग्रोथ हासिल की है ortalama %5.8 büyüme başarısı gösteriyor. और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की इकोनॉमी एक उभरती हुई नई इकोनॉमिक पावर के साथ साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक के रूप में लगातार और स्पीड से बढ़ रही है। Ve istikrarlı bir şekilde büyüyor. Bu arada बाय द वे इन सभी स्ट्रॉन्ग डेटा के बावजूद Hindistan devasa nüfusu हम ये कह सकते हैं कि भारत अपनी हाई पॉपुलेशन के साथ पर कैपिटा इनकम के मामले में पुअर कंट्री है। ये पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया में 139th प्लेस पर आता है और वो नेक्स्ट है। चलिए अपने पिछले सवाल पर वापस आते हैं और सुपर पावर पर डिस्कस करना जारी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मोटिव्स की शुरुआत में उनके इकोनॉमिक डेटा को ग्लोबल लेवल पर रख सकते हैं। इसके अलावा कंट्री की ह्यूज यंग पॉपुलेशन, मार्केट साइज, प्रोडक्शन कंज्यूमशन पोटेंशियल जैसे डेटा सुपर पावर बनने की संभावना को बढ़ा देते हैं। gibi veriler süper güç ihtimalini büyük ölçüde artırıyor. Hatta इनफैक्ट कई इकोनॉमिक एनालिस्ट का ये कहना है कि जब हम 2050 में एंटर करेंगे तो भारत चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और दुनिया भर में इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए ब्रांड्स और कंपनीज का अप्रोच भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। yaklaşımı da büyük önem arz ediyor. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एप्पल भारत के डेवलपमेंट में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। जब से कंपनी ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में चाइना पर अपनी निर्भरता को भारत के साथ बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया है, तब से चीजें बदल गई हैं। भारत में प्रोडक्शन रेट जो कि 2021 में 1% थी, अब 2022 में बढ़कर 7% हो गई है और 2023 के एंड तक एक्सपेक्टेड रेट 15% है। 10 साल के पर्सपेक्टिव में 70% तक भारतीय प्रभाव की उम्मीद है Bir Hindistan etkisi bekleniyor. Yine küresel और ये फिर से ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन जारी रखने में मदद करेगा। küçülen payının और यहाँ हम चाइना की घटती शेयर के भारत की ओर शिफ्ट होने के बारे में भी बात कर सकते हैं। सभी ब्रांड्स के लिए भारत अपनी रेट को 2016 में 9% से बढ़ाकर 2023 में 19% करने में कामयाब रहा है और हम ये भी देख सकते हैं कि इस पीरियड में चाइना 74% से घटकर 63% पर आ गया है। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेप्स ने भारत के सुपर पावर गोल के लिए बहुत ही रीजनेबल कंडीशन प्रोवाइड की है और भारत ये प्रोवाइड करना जारी रखता है। चलिए हम कुछ और मिलिट्री पावर को देखते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के लिए वो जो एनुअल बजट एलोकेट करते हैं वो 49.6 बिलियन डॉलर है और उनके पास जो मिलिट्री पावर है उसमें वो क्वांटिटी भी शामिल है जिसे कई कंट्रीज अचीव करना चाहती हैं और उनके पास 1.4 मिलियन सोल्जर्स की एक्टिव यूनिट है askerden oluşan aktif birliklere ek 900.000 और साथ ही 9 लाख सोल्जर्स की रिजर्व यूनिट भी है। इनफैक्ट उनके पास सोल्जर्स का नंबर इतने क्रिटिकल पॉइंट पर है कि इससे वर्ल्ड रैंकिंग में कई बैलेंस बढ़ सकते हैं और होलसेल मिलिट्री के मामले में वो यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद 4th प्लेस पर है। Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'in ardından 4. sırada olsalar da personel sayısı devreye girdiğinde लेकिन जब पर्सनल के नंबर की बात आती है तो भारतीय आर्मी रशिया से आगे, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद तीसरे स्थान पर है। कंट्री की इन्वेंट्री भी काफी डाइवर्स और काफी स्ट्रॉन्ग है पेज और ये कहना काफी संभव है कि 4,426 बैटल टैंक्स और 6,704 आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स और 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 7,414 टावर आर्टिलरी और 29 रॉकेट प्रोजेक्टर्स एक बहुत ही मजबूत लिस्ट बनाते हैं oldukça güçlü bir liste oluşturduğunu söylemek gayet mümkün. Hava kuvvetleri और एयरफोर्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें 676 फाइटर एयरक्राफ्ट, 809 अटैक एयरक्राफ्ट और 323 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है eğitim uçağı var. और 666 हेलीकॉप्टर्स, 16 अटैक हेलीकॉप्टर्स और 857 कैरियर हेलीकॉप्टर्स को लिस्ट में ऐड किया गया है। İyice uzatmış ऑफ durumda. कोर्स एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फ्रिगेट तक नौसेना भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सक्षम है। Dolu ve muktedir. हालांकि भारत के लिए सबसे रिमार्केबल डिटेल न्यूक्लियर इशू है। Nükleer konusunda karşımıza çıkıyor. Stockholm Uluslararası स्टॉकहोल्ड इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास करीब 130 से 140 न्यूक्लियर हथियार हैं और इस नंबर में भारत सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड वाला 7वां राज्य है। Hindistan en çok nükleer başlığa sahip हमें एक और डिटेल देखना चाहिए जो कि मिलिट्री और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स जितनी ही इम्पोर्टेंट है और वो एक्चुअली इंडिया की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पावर को अफेक्ट करता है। farklı bir detaya daha bakmalıyız. Hindistan'ın teknoloji ve yazılım और इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करना स्टार्ट करें, चलिए डेटा पर नजर डालते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शेयर किए गए 2022 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत का सॉफ्टवेयर सर्विस का एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर के लेवल को पार कर गया है। 200 milyar dolar seviyesini geçti. दुनिया में हर 10 सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज में से 4 या ज्यादा सटीक रूप से खरीदारी में से 4 एक्टिविटीज इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स द्वारा किया जाता है। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो कि इस टॉपिक पर आपका ध्यान खींचेगी। और ज्यादातर इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने घरों से काम करते हैं और इंटरनेट की स्पीड वर्ल्ड एवरेज
एवरेज से काफी ऊपर है और वो कई कंट्रीज स्पेशली कनाडा, जर्मनी और यूके को डिफरेंट लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Çok sayıda ülke, इसके अलावा दुनिया भर में 16 डिफरेंट टेक्नोलॉजी जायंट्स के सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं 16 farklı teknoloji devinin CEO और मुझे लगता है कि दो सबसे फेमिलियर फिगर्स गूगल के सुंदर पिचाई और ट्विटर के जैक डॉर्से हैं। तो वो इस रिगार्ड में इतनी दूर तक कैसे पहुंच गए? Peki bu konuda nasıl bu kadar ileri gittiler? Öncelikle internetin सबसे पहले चलिए 1950 के दशक में वापस जाते हैं। 1990 के दशक से भी पहले जब इंटरनेट हमारी लाइफ में शामिल हो गया था, भारत के द देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने भी ये कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत का डिजायर और उसका पैशन है और हम यहीं से अपना फ्यूचर बनाएंगे। और दूसरे शब्दों में सफलता का ये सपना और अप्रोच बहुत ही ओल्ड है। इस प्रक्रिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंजीनियरिंग में हाई क्वालिटी की खोज एक सुपर गवर्नमेंट स्टेट स्ट्रेटेजी बन गई और 1970 के दशक में इम्पोर्टेड हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन की शुरुआत ने स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ काफी तेज कर दिया। her şeyi baştan और 90 के दशक में दुनिया के लिए चीप सर्विस का कंसेप्ट चलने लगा और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में उनके कलीग्स पर ईयर $80 से $1 लाख तक के बीच कमाते थे, meslektaşları yılda 80 ile 100 bin dolar arası bir gelir elde ederken जबकि इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को 3000 मिलता था। और उन्होंने कहा कि चीप लेबर ने यूएस सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए भी एक सीरियस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। लेबर की एक नीड जो कि वेस्ट में भी बढ़ रही थी, जो कि क्वालिफाइड इंडियंस के लिए एक इनवैल्यूएबल इंडियन फैब्रिक था, जो अच्छी इंग्लिश बोल सकते थे और अपने मैथमेटिकल स्किल्स के प्रति अटेंटिव थे। için bulunmaz Hint kumaşıydı. İçerik boyunca bu tabiri kullanacak yer arıyordum. मैं इस पूरे कंटेंट में उस फ्रेज का यूज करने के लिए वेट कर रहा था और मुझे लगता है कि ये वही समय है। वेल चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर और डेटा की दुनिया में हासिल की गई सफलता के साथ भारत सदियों से सिल्क रोड और स्पाइसेस रोड के माध्यम से दुनिया को मसाले, चाय और कपड़ों का एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री से एक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। मुझे लगता है कि हमने भारत के इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, कल्चरली और टेक्नोलॉजिकली नई सुपर पावर बनने के रास्ते पर डिस्कस किया है और हम ये कह सकते हैं कि इन सुपर पावर के सपने दूर नहीं है, Halinin çok da uzak olmadığını, खासकर जब कंट्री की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जारी है। तो आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं? sizce dünyanın en büyük süper gücü hangi ülke? आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री वर्ल्ड की सुपर पावर है? Teşekkür ederim. इस्लाम हयातीर ने कमेंट किया है, आप मुसलमानों पर हिंदू के अत्याचार को जोड़ना भूल गए हैं। नेक्रोन मास्टर ने कमेंट किया है, वो सुपर चंक्स बन जाते हैं। अर्थमेटिक्स को मैथमेटिक्स के साथ कंफ्यूज ना करें। इम्पिटी कंट्री को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जहरा जर्मान ने कमेंट किया है, आमतौर पर जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता जाता है, लोगों के कल्याण में भी वृद्धि दिखाई देनी चाहिए। भारत भले ही एक राज्य के रूप में मजबूत हो रहा हो, लेकिन इनकम का सही डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? कुसैक सेंक ने कमेंट किया है, मैं कमेंट्स में उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप भारत या स्पेन में रहना पसंद करेंगे? क्योंकि जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि चाहे वो एक्सपोर्ट, डिफेंस, पॉपुलेशन के बारे में कितना भी प्रोपेगेंडा फैलाए, सबसे पहले तो इंसान की तरह रहना जरूरी है, चाहे संख्या कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। टॉप से बॉटम तक कितना जाता है ये मैटर करता है। ये लोग इंडिया में रहने के बारे में अपना ओपिनियन दे रहे हैं, मगर रिसेंटली जो टर्की का माहौल रहा है वो देखकर टूरिस्ट टर्की जाने से डर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट वॉर और बॉम्ब अटैक्स और रेफ्यूजीज को अवॉइड करना चाहते हैं। इंसेसर टास ने कमेंट किया है, भारत एजुकेशन के मामले में बहुत ही आगे है और ज्यादातर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो या तो इंजीनियर बनते हैं या तो वो डॉक्टर बनते हैं और उनमें से ज्यादातर अमेरिका में पढ़ते हैं और वहीं पर काम करते हैं। लेकिन वॉर और कोविड ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को खराब कर दिया है और मैं इसे सुपर पावर के रूप में नहीं देखता हूँ। रशिया और चाइना हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत को एक सुपर पावर के रूप में नहीं देख सकते हैं। जब टर्की पर सबसे ज्यादा मुसीबत आई थी तो सबसे पहले इसी कंट्री ने एज अ दोस्त इनकी हेल्प की थी, पर शायद टर्की की याददाश्त कमजोर है क्योंकि वो भारत के एहसान को काफी जल्दी भूल गए। अतः 68 ने कमेंट किया है, पाकिस्तान के साथ हमारे अलायंस के कारण जब से हमने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का बचाव किया है, तब से इंडियंस मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है ये माइंडसेट रखने लगा है और वो टर्की के अगेंस्ट बदला लेने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। हम एक काफी डिफिकल्ट क्षेत्र में हैं और वो अर्मेनिया की भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। एज अ रिपब्लिक ऑफ टर्की भारत के साथ सिर्फ कमर्शियल रिलेशन से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे कोई दूसरा फीचर नहीं दिखता है। जिस कंट्री के खुद के लक्षण तो सही नहीं है, उन्हें दूसरी कंट्री के हिस्ट्री में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इसे कहते हैं खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना। गोक टॉर्क ने कमेंट किया है, नॉनसेंस इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए। ऑप्टिमस ने कमेंट किया है, जब मैं आपकी सुपर पावर और आपके नेशंस की लाइफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जानवर आपसे बेहतर लाइफ जीते हैं। रॉफ पशिव ने कमेंट किया है, अर्मेनियन लोगों का रिलीजन एंड लैंग्वेज एक ही है। जिकोक टॉर्क जियोनोज ने कमेंट किया है, इंडिया एक काफी इंटरेस्टिंग कंट्री है। सवास्तक ने कमेंट किया है, पॉपुलेशन को फोर्स से मेजर नहीं किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।